Namaskar, you are welcome in this video. Friends, this video is based on practice set 25 which has been created for TET English preparation. Here direction is given for question number 1 to 5. Read the passage carefully and answer the questions that follows. फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है जिसको पढ़ने के बाद आपको दिए गए क्वेश्चन का आंसर करना है। इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। हेयर क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन एज इफ़ मोस्ट लॉज प्रोहिबिटिंग ऑक्यूपेशंस फॉर वुमेन आर ऑब्सोल्यूट, व्हाट आर दे। यदि सर्वाधिक जो कानून निषेध कानून बनाए गए हैं पेशे के लिए और महिलाओं के प्रति वो ऑब्सोल्यूट हैं, तो इनका क्या कौन से कानून हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया है आउट ऑफ डेट। इसका आंसर सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल बेस्ट सूट्स दिस पैसेज। इस पैसेज के लिए सबसे अच्छा जो है शीर्षक क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है सेक्स इक्वलिटी, लिंग की समानता। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। और क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोटेक्टिव लॉज फॉर वुमेन। महिलाओं के लिए यहाँ पर कानून की बात की गई है, सुरक्षा के कानून की। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिटेड इन दियर एप्लीकेशन, ये तो है नहीं। रिमेनिंग पार्ट इज़ गिवन हेयर, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3 इज़ गिवन हेयर। यहाँ पर दिया गया है आउटडेटेड, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज इक्वलिटी रिफर्स टू। इस पैसेज के अनुसार समानता किसको रिफर करती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रियल इक्वलिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट वुमेन आर फोर्स्ड अंडर बिडर्स इन अ कम्पिटिटिव लेबर मार्केट। इसका आंसर आपको पैसेज के अनुसार करना है। तो इसका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दिया गया है दे एक्सेप्ट लोअर वेजेस, उनको कम वेतन मिलता है, कम मजदूरी मिलती है बिकॉज ऑफ फीवर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि रोजगार के अवसर जो होते हैं कम होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइन्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर पंक्चुएट की स्पेलिंग गलत है, PUNC होना चाहिए, यहाँ पर E छपा हुआ है, ये C है। द ओल्ड मैन chuckled and said, you have it, learn how to fly a kite properly, my child, is given in the following sentence, is find out the correct one। यहाँ पर आपको पंक्चुएशन के अनुसार इसको सही करना है, सही इसका ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए यहाँ पर इसका सही जो आंसर है हो जाएगा पंक्चुएशन के अनुसार द ओल्ड मैन chuckled and said, you have it, learn how to fly a kite properly, my child। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपसे कि ये लाइन कहाँ से ली गई है, आप कमेंट के माध्यम से बताएं। यदि आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है। सिंटैक्स पर बेस्ड है कि यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस क्या हो सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस दिया गया है माई सन इज़ डिजायरस ऑफ ज्वाइनिंग द आर्मी। डिजायर वर्ड के बाद आपका प्रयोग किया जाता है, ये ग्रामर के नियमानुसार है, प्रीपोजिशन का यूज़ जिसमें बताया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज़ गिवन हियर। यस, क्वेश्चन नंबर 8 इज एज फॉलोज करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस आई वियर नो माइलिस डैश एनीबॉडी इज़। यहाँ पर आपको सिंटैक्स के अनुसार बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो 8 के लिए यहाँ पर हो जाएगा सही ऑप्शन बी, आई बियर नो माइलिस अगेंस्ट एनीबॉडी। यहाँ पर अगेंस्ट वर्ड होना चाहिए, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें खाली जगह है, इसको आपको ऑप्शन से पूरा करना है जो सूट करे इसको। द क्लर्क वाज डैश बाय द ऑफिसर फॉर हिज नेग्लिजेंस। यहाँ पर कौन सा फ्रेज आएगा ये आपको बताना है ऑप्शन से। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर पुल्ड अप हो जाएगा। पुल्ड अप का मतलब होता है खिंचाई करना, किसी को लज्जित करना, खिंचाई करना या किसी को लज्जित करना। तो ये हो जाएगा फ्रेजल वर्ब है, यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है फिल इन द ब्लैंक विद अ सुटेबल प्रीपोजिशन। सेंटेंस दिया गया है डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स डैश राम एंड सुरेश। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ईजी है, इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि यहाँ पर किस प्रीपोजिशन का यूज़ उचित रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है फिल इन द ब्लैंक विद ए सुटेबल वर्ड। यहाँ पर सुटेबल वर्ड आपको भरना है खाली इस जगह पर। यूज़ ऑफ दिस डैश फॉर 7 days विल क्योर यू ऑफ योर इलनेस। यहाँ पर खाली जगह में कौन सा वर्ड आएगा। तो यहाँ पर दिया गया है फिजिक।
फिजिक यहाँ पर होगा, फिजिक का मतलब होता है औषधि, और ये जो दूसरा फिजिक दिया गया है इसका मतलब होता है शारीरिक गठन, और जो यहाँ फिजिक्स दिया गया है इसका मतलब तो आप जानते ही हैं भौतिक शास्त्र होता है, और फिजिकल का मतलब होता है शारीरिक। तो इस प्रकार से मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता दिए, और इसका क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, ही मैनेज टू डैश सेवरल टाइम्स बट वाज फाइनली डैश बाय द पुलिस। यहाँ पर आपको 2 खाली जगह दी गई हैं जिसको आपको ऑप्शन से पूरा करना है। तो इसके लिए यहाँ पर हो जाएगा मेरे हिसाब से इस्केप और नैब्ड। इस्केप का मतलब होता है भाग जाना, और नैब्ड का मतलब होता है पकड़ा जाना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, सम पीपुल डैश देमसेल्व्स इनटू बिलीविंग दैट दे आर इंडिस्पेंसिबल टू देयर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर खाली जगह में भरना है, तो मेरे हिसाब से डिल्यूड हो जाएगा। यहाँ पर डिल्यूड का मतलब होता है धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना। तो यहाँ पर डिल्यूड हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर बाकी अगर यहाँ पर एडिशनल पॉइंट की बात करें तो फूल का मतलब होता है बेवकूफ़, और डिसीव का मतलब भी होता है धोखा देना, और डेनिग्रेट का मतलब आप कमेंट के माध्यम से बताइए। आपके लिए भी एक प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, चेस्टिटी इज़ द ग्रेटेस्ट डैश ऑफ अ वुमेन। बहुत बढ़िया लाइन है। सुचिता के लिए यहाँ पर पूछा गया है। पहले आपको ऑप्शन बताते हैं, फिर इसका अर्थ बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑर्नामेंट। यहाँ पर भर देंगे। ऑर्नामेंट का मतलब होता है आभूषण। इसका क्या मतलब होता है? आभूषण। अब इसका पूरा अर्थ निकालेंगे तो ये हो जाएगा, सुचिता महिलाओं का सबसे बड़ा आभूषण है। ये इसका अर्थ हो जाएगा। बहुत बढ़िया लाइन दी गई है। बाकी एडिशनल पॉइंट की बात करें, पोजेशन का मतलब धन संपत्ति से होता है, ट्रेजर कोष होता है, ऑर्नामेंट मैंने बता ही दिया, प्रॉपर्टी धन संपत्ति ये भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, द करेक्ट टर्म फॉर ए पर्सन ऑफ ए मटेरियल आउटलुक एंड इंडिफरेंट टू कल्चर इज़। यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति जो भौतिकता में ज़्यादा विश्वास करता है और संस्कृति के प्रति उदासीन होता है उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन उसको कहा जाता है जो भौतिकवादी होता है और प्रकृति के प्रति जो है या संस्कृति के प्रति उदार होता है। बाकी यहाँ पर हाँ, पहले ऑप्शन बता देते हैं, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर एडिशनल पॉइंट की बात करें, बारबरस का मतलब होता है असभ्य या गंवार, नोमैड का मतलब होता है घुमंतु, और एनार्चिस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, ए डैश हैज़ ए स्ट्रांग डिसलाइक फॉर वुमेन। यहाँ पर भी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से वर्ड बताना है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो महिलाओं से बहुत घृणा करता है उसके लिए कौन सा वर्ड हो जाएगा? तो यहाँ पर 16 के लिए मीजोजिनिस्ट हो जाएगा। मीजोजिनिस्ट। मीजोजिनिस्ट का मतलब होता है नारी द्वेषी, यानी कि जो महिलाओं से घृणा करता हो उसके लिए मीजोजिनिस्ट होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। एडिशनल पॉइंट की थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है मिसएंथ्रोपिस्ट। मिसएंथ्रोपिस्ट का यहाँ पे अर्थ होता है जो मानवता से घृणा करता हो उसको मिसएंथ्रोपिस्ट कहते हैं। और फिलोलॉजिस्ट का मतलब होता है भाषाविद, जो है भाषाओं का ज्ञाता हो उसको जो है फिलोलॉजिस्ट कहा जाता है। और यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है उसके लिए मैं पॉलीगेमिस्ट होता है जो एक ही समय पर कई शादियाँ करता है उसको पॉलीगेमिस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर एडिशनल पॉइंट हो गई। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज एज फॉलोज एस। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स ए हेटर ऑफ लर्निंग। जो सीखने से घृणा करता है उसके लिए कौन सा वर्ड होगा? ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर है। तो इसको कहा जाता है मीजोलॉजिस्ट। यहाँ पर शब्द है मीजोलॉजिस्ट। मीजोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो तर्कदोषी हो। तर्कद्वेषी को जो है मीजोलॉजिस्ट कहा जाता है। मतलब कि जो सीखने में रुचि ना लेता हो, घृणा करता हो सीखने से। तो यहाँ पर 17 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एडिशनल पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर मीजोगेमिस्ट दिया गया है। मीजोगेमिस्ट का जो अर्थ होता है मैं आपको बता देता हूँ। विवाह से घृणा करने वाले को मीजोगेमिस्ट कहा जाता है। एस्थेटिक आप जानते हैं सौंदर्य के लिए वो होता है। सिनिक का मतलब होता है सनकी या निंदक जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड लिंग्विस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको लिंग्विस्ट वर्ड की मीनिंग बतानी है। तो देख लेते हैं यहाँ पर पहले ऑप्शन, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्स्ट्रा बता देता हूँ। यहाँ पर दिया गया है वन हु नो सेवरल लैंग्वेजेस। यहाँ मेरे हिसाब से नो नहीं, नोज होना चाहिए, ग्रामर की मिस्टेक है। जो कई भाषाओं को ज्ञाता हो
उसको हम लिंग्विस्टिक कहते हैं। मतलब भाषाविद, इसके लिए कौन सा शब्द आएगा? भाषाविद, भाषाविद, इसके लिए हिंदी में वर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स टॉकिंग टू वन सेल्फ। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, टीजीटी के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये लिटरेरी टर्म में भी आता है टीजीटी में। तो यहाँ पर इसके लिए वर्ड दिया गया है सललोकी, जो स्वयं से बात करता हो उसके लिए सललोकी वर्ड आता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। स्पोक्समैन जो होता है वक्ता के लिए यूज़ किया जाता है, और ग्योरलिटी जो होता है जो बहुत ही ज़्यादा बोलता है, बकबक करता है, उसके लिए ग्योरलिटी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड एपोस्ट्रॉफी। यानी कि संबोधन, फिगर ऑफ स्पीच, संबोधन अलंकार यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे। जो सेंटेंस यहाँ पे दिए गए हैं उसमें से संबोधन अलंकार किस में है? 20 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओ सॉलिट्यूड डू हियर आर दाई चार्म्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे है कि ये लाइन कहाँ से ली गई है, या आप कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पर एक लाइन दी गई है जिसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार बताना है। लेट नॉट एम्बिशन मूव दियर यूजफुल टॉयल। पहली बात तो आपसे एक क्वेश्चन है कि ये लाइन कहाँ से ली गई है, आप कमेंट करके बताएं। बाकी मैं बताता हूँ कि ये किस प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज़ किया गया है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें और मनन चिंतन करें तो यहाँ पर जो है पर्सोनिफाई किया गया है, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, मानवीकरण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है एक निर्जीव को सजीव माना गया है, तो पर्सोनिफिकेशन यहाँ हो जाएगा। अतः इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑक्सीमोरन की अगर बात करें, विरोधाभासी जो शब्द होते हैं उसमें जो है ऑक्सीमोरन होता है, जैसे लव इज़ बिटर स्वीट, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। मेटाफोर जो होता है, इसमें दो ऐसी डिसिमिलर चीज़ें होती हैं जिनकी तुलना की जाती है, तो वहाँ पे मेटाफोर होता है। इसका एक एग्जाम्पल आप कमेंट के माध्यम से बताएं। और इम्प्लाइड सिमिली, सिमिली की पहचान होती है एज और लाइक, ये दो वर्ड आते हैं, एज और लाइक ये दो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, तो इससे सिमिली की पहचान हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द फिगर ऑफ स्पीच विच कंसिस्ट इन द यूज़ ऑफ वर्ड विच सजेस्ट द सेंस बाय दियर साउंड। साउंड के हिसाब से जिसको हम पहचानते हैं उसके लिए कौन सा यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? तो यहाँ पर दिया गया है ओनोमोटोपिया, ये जो है साउंड के हिसाब से होता है। यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि प्रश्न क्या, एक कमेंट आपसे मांगता हूँ कि एक इसका एक एग्जांपल आप कमेंट के माध्यम से बताएं। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एपोस्ट्रॉफी मैंने आपको अभी बता ही दिया। हाइपरबोल की बात करते हैं, जहाँ पर किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए वहाँ पर हाइपरबोल होता है, जैसे ब्लेंडा स्माइल एंड द वर्ल्ड वाज गे, ये हाइपरबोल का एग्जाम्पल। और हिंदी में आपने पढ़ा होगा, पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन की जल सो पग धोए, तो ये भी हाइपरबोल का एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है यहाँ पे, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स। यहाँ पर भी जो है लाइन दी गई है, इसमें किस प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ जूलियस सीजर, दाउ अर्ट माइटी एट। यहाँ पर आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। तो अगर ऑप्शन को यहाँ पर देखें, ऑक्सीमोरन है नहीं, विरोधाभासी बात इसमें आई नहीं, रिटोरिक भी इसमें नहीं है, और पर्सोनिफिकेशन इसमें नहीं है, नन ऑफ द एबव ये है। तो इसका जो है आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया गया है, क्योंकि इसमें साइन लगी हुई है, संबोधन की साइन लगी हुई है, तो इसलिए एपोस्ट्रॉफी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर दिया गया है, व्हाट इज़ आ सीजुरा इन पोएट्री। पोएट्री में सीजुरा का क्या मतलब होता है? तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, ए पॉज इंडिकेटेड बाई कामा। कामा के द्वारा जो पॉज दिया जाता है उसको हम सीजुरा कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, हु कोटेड दीज लाइन्स अबाउट ट्रेजेडी, द प्लॉट देन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड एज इट वर द सोल ऑफ ट्रेजेडी, करेक्टर होल्ड्स द सेकेंड प्लेस। ये लाइन किसके द्वारा कही गई है? ये लाइन मेरे हिसाब से अरिस्टोटल के द्वारा कही गई हैं। देखते हैं इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, यस, ऑप्शंस आर गिवन हियर। हाँ, अरिस्टोटल इसमें आया है, अरिस्टोटल, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर है कि शेक्सपियर यहाँ पर दिया गया है, इनका आप लाइफ स्पैन कमेंट के माध्यम से बताएं। फ्रेंड्स, मैं आपसे कमेंट इसलिए मांगता हूँ ताकि ज्ञान का आदान प्रदान हो जाए और इसी बहाने आपका रिवीजन हो जाएगा, इसलिए कमेंट अवश्य किया करें। रिवीजन हो जाता है, फिर से पढ़ी लिखी बात जो है सामने आ जाती है, तो रिवीजन हो जाता है।
इससे ज्ञान पुख्ता होता है। कमेंट करने में आप कंजूसी ना किया करें। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, ए डैश इज़ अ स्मॉल डिस्क्रिप्टिव पोएम इन विच द मशीनरी एंड कन्वेंशंस ऑफ एपिक प्रॉपर आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिवियल थीम्स। यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया गया है ये किसके लिए दिया गया है, कि एक छोटा सा जो विवरणात्मक कविता होती है छोटी सी, जो जिसमें कि मशीनरी या कन्वेक्शन से संबंधित बात कही जाती है और एपिक की तरह ये होती है, तो इसके लिए कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज़ करेंगे, कौन सी विधा यहाँ पर हो सकती है, ये आपको बताना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मोक एपिक होगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ सी। थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं एडिशनल पॉइंट के लिए कि मोक एपिक आखिर है क्या। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मोक एपिक होती है एक प्रकार से ये जो है ग्रेटेस्ट प्रोज होता है, बड़ा सा जो प्रोज स्टाइल होता है उसको मोक एपिक कहा जाता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं आपको एक एग्जांपल इसका देता हूँ। द बैटल ऑफ बुक्स, ये जो है मोक एपिक का सबसे बढ़िया उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, Whom does Milton accuse in Paradise Lost as the sons of Belial flown with insolence and wine? इसका आंसर क्या होगा कि मिल्टन जो है पैराडाइज लास्ट में किसको ब्लेम करते हैं, एक्यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 27 के लिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ये सभी को करते हैं। द एंग्लिकन क्लेर्गी को, द कैवेलियर पोएट्स को और द अपोनेंट्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, सभी को ये एक्यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले यहाँ ऑप्शन डी ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन एपिक। जो यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं इनमें से एपिक आपको बताना है कि कौन सा एपिक है। तो मेरे हिसाब से मिल्टन की ये पैराडाइज लास्ट जो है इसके जैसा एपिक अभी तक हुआ नहीं है। हालांकि और भी एपिक लिखे गए हैं लेकिन मिल्टन के जैसा एपिक अभी तक नहीं हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पैराडाइज लास्ट की जो रचना है ये 1667 में हुई थी। और एडिशनल पॉइंट की बात करें तो इसमें इसकी जो ओरिजिन है वो क्लासिकल पोइट्री से, जो कि ग्रीस से ली गई है, यूनान से ली गई है। और थोड़ा सा इसमें और एडिशनल पॉइंट की अगर बात करते हैं तो इसके अलावा भी कई एपिक लिखी गई हैं, जैसे होमर का एलियाड है, ओडिसी है और वर्जिल का एनीड है। ये भी एपिक हैं लेकिन ये दूसरे टाइप की हैं, ये क्लासिकल एपिक हैं। और इनकी जो पैराडाइज लास्ट जो है ये मॉडर्न एपिक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 इज़ हु चेंज्ड हिज हर रिलीजन सम ईयर एगो। ये थोड़ा सा आधुनिक साहित्य से है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ऑप्शन में से कौन से ऐसे लेखक या जो है कवि हैं जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया था। तो यहाँ पर कमला दास दिया गया है, इन्होंने अपना धर्म जो है परिवर्तन किया था, हिंदू से मुस्लिम बन गई थी। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट की अगर बात करें तो ये हिंदू से मुस्लिम जब बनी थी तो इनका नाम भी बदल गया था। कमला सूर्या इनका नाम हो गया था, कमला सूर्या। और इन्होंने जब धर्म परिवर्तन किया था तो इनकी उम्र जो है 67 साल की थी और जब किया था उसका समय है 11 दिसंबर 1999। 11 दिसंबर 1999 को जो है इन्होंने धर्म परिवर्तन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोज़ फॉर TGT इंग्लिश प्रिपरेशन इफ़ यू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल। क्वेश्चन नंबर 30 इज़ द फ्रेंच राइटर हु इन्फ्लुएंस्ड फ्रांसिस बेकन। वो कौन सा फ्रेंच राइटर है जिसने फ्रांसिस बेकन को प्रभावित किया। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है मोंटेग। मोंटेन ने जो है इनको प्रभावित किया था। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे और है कि फ्रांसिस बेकन को और किस पद से जाना जाता है, ये आप कमेंट के माध्यम से बताएं। इंग्लिश लिटरेचर में और कौन सा पद इनको मिला हुआ है, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। जहां पर आवश्यक हो, जो जानकारी चाहिए आपको, उसको कमेंट के माध्यम से बताएं। और यदि कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो उसको भी आप कमेंट के माध्यम से बताएं। कमेंट ही हम आपके बीच ऐसा ज़रिया है जिसके द्वारा ज्ञान का आदान प्रदान हो सकता है और मेरा तो मानना है कि ज्ञान का विस्तार भी होता है। तो आप जैसा भी सोचें, द रेस्ट इज़ योर चॉइस। बाकी एक रिक्वेस्ट और है कि यदि आपको इससे कुछ लाभ मिल जाता है, वीडियो से 4-6 प्रश्न का भी लाभ मिल जाता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट करें ताकि मेरा उत्साह जो है ज्ञान के विस्तार के लिए बना रहे।
Thank you very much.